खैर उसे एक चीज पता चलती है और ये तब पक्का हो जाता है जब सिस्टम उसे दो नई स्किल्स दिखाता है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उसे अपनी जान खतरे में डालकर नई एबिलिटीज मिलती हैं। उसका नया स्किल एंडलेस वॉइड एक स्पेल है जो उसे एक जगह बनाने देता है जहां वो चीजें स्टोर कर सकता है और निकाल सकता है। रे इस स्किल को तब इस्तेमाल करने का प्लान करता है जब वो नेज के भेष में ना हो, ताकि वो अपने से जुड़े सभी इक्विपमेंट वहां रख सके। दूसरे स्पेयर माना शेयरिंग के बारे में सोचते हुए अपना बंदा ड्रैगन के रूप में अपने समय को याद करता है, जब वो मौत के कगार पर खड़े मही साथियों को बचाता था, लेकिन तब उसके पास लिमिटलेस माना था। ये मानते हुए कि ये स्पेल अब ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, अपना बंदा पक्का है कि भविष्य में ये बहुत कीमती होगा। चलते हुए रे सोचता है कि भविष्य की भविष्यवाणी उसे कहीं भी ले जाए, उसे इस दुनिया को बदलने के लिए अपनी एक सेना की जरूरत है, और मैना शेयरिंग स्पेल उसके ट्रूप्स को मजबूत बनाने का एक कैटलिस्ट बनेगा। उसे लगता है कि अगर उसके पास काफी माना हो, तो हर कोई जो उसे फॉलो करेगा वो मजबूत हो जाएगा। खैर अब जब उसने उन दो बच्चों को आग से बचाया, रे को एहसास होता है कि सिस्टम उसे स्ट्रॉन्ग दुश्मनों को हराने के बाद एबिलिटीज नहीं देता, बल्कि जब वो लोगों की जान बचाता है। अजीब तरह से इस बार दो नए स्किल्स मिलने से उसे हैरानी होती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने दो लोगों को बचाया। उसे फिर याद आता है जब उसने मिनोटॉरस से लड़ा था और कई लोग खतरे में थे, फिर भी उसे सिर्फ एक ही स्किल मिली थी। हैरान होकर वो सोचता है कि कितने स्पेल्स अनलॉक होंगे, इसका क्या फैक्टर है। इसके साथ वो एकेडमी हॉल पहुंचता है और सोच में डूबा रहता है। वो सोचता है कि क्या उसे लोगों को मौत के कगार से बचाना होगा ताकि वो काउंट हो, और मौका मिलने पर इस थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला करता है। हॉल में इतने लोगों को देखकर अपना बंदा सोचता है कि इतनी भीड़ क्यों है। ऐसा लगता है कि परिवार अपने बच्चों से मिलने आए हैं। इस बीच इयान दूसरों को अपने परिवारों से मिलते हुए देखता है। काइल उसे कोहनी मारकर उसे बेहतर फील करवाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वो भी परिवार हैं। जब वो इस पर हंसते हैं, गैरी एक कोने में खड़ा दिखता है, और दुख की बात यह है कि उसके परिवार से कोई मिलने नहीं आया। दूसरी तरफ सिल्विया अपने भाइयों से मिलती है और शिकायत करती है कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि मैक्स इतना लंबा हो गया है, और बड़ा भाई बताता है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। शर्माते हुए मैक्स सोचता है कि उनके आखिरी बार मिलने को 2 साल हो गए हैं, इसलिए सिर्फ हेलो कहना बोरिंग होता। अचानक सिल्विया शर्माने लगती है क्योंकि उसकी नज़र किसी पर टिकी हुई है, और उसका बड़ा भाई पूछता है कि क्या उसे कोई दोस्त दिखा। वो फिर लाल बालों वाले लड़के को देखते हुए रे को बुलाती है। बड़ा भाई पहचान जाता है कि ये फर्स्ट राउंड का वही लापरवाह लड़का है। इस बीच मैक्स राय को देखकर खुश हो जाता है और कंफर्म करता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में उसकी बहन हर दूसरे सेंटेंस में बात करती है। इसलिए वो सोच रहा था कि वो लकी लड़का कौन है। जैसे ही बेचारी सिल्विया थोड़ा डर जाती है कि उसका क्रश रे पर है, ये कैजुअली सबके सामने आ गया। मैक्स हमेशा की तरह फ्रेंडली उससे मिलता है और उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहता है और थोड़ी बॉन्डिंग करने पर जोर देता है। जबकि अपना बंदा थोड़ा गुस्सा लगता है, सिल्विया उससे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है और शर्माते हुए बताती है कि मैक्स कभी कभी थोड़ा रफ हो सकता है, और बताती है कि वो उसके बड़े भाई हैं। दूसरी तरफ बड़े भाई को अंदर से राय का बिहेवियर पसंद नहीं आया, लेकिन वो उस फीलिंग को हटा देता है क्योंकि वो वही इंसान है जिसकी उसकी छोटी बहन परवाह करती है, इसलिए उसे पोलाइट रहना बेहतर है। तभी बड़ा भाई अपना परिचय मार्श के रूप में देता है और लाल बालों वाले लड़के से कहता है कि वो अब से उसकी बहन का ख्याल रखे। लाल होकर सिल्विया बीच में टोकती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। मार्श से हाथ मिलाते हुए अपने बंदे को एहसास होता है कि वो कितना स्ट्रांग है, और उसके पास जो माना है वो लगभग एंडलेस है। राय सिल्विया की तारीफ करता है कि वो एक नेचुरल लीडर है और ज्यादातर समय उनका ख्याल रखती रही है, जिससे उसके दूसरे दो बड़े भाई हंसने लगते हैं। तभी वो अपने दो बड़े भाइयों जोहेन और जैकल से मिलवाती है, बताते हुए कि वो दोनों भी मार्श की तरह मिलिट्री में हैं। वो फिर बताती है कि उसका भाई मैक्स रोलैंड मैजिक एकेडमी में पढ़ता है, और मैक्स खुशी से राय को बताता है कि अगर वो जीत गया तो वो वर्ल्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट्स में मिल सकेंगे। लेकिन अपने बंदे का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है जब वो उससे डिसबिलीफ में कंफर्म करता है कि वो रोलैंड जाता है। पूछता है कि क्या हुआ। मैक्स पूछता है कि क्या उसका कोई दोस्त है जो रोलैंड में पढ़ता है, और राय बेचैन हो जाता है। पागलों की तरह उससे पूछता है कि क्या वो एमी नाम की लड़की को जानता है। नाम सुनकर मैक्स याद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो श्योर नहीं है क्योंकि रोलैंड अवान की तरह ही एक बड़ा शहर है। बेचैनी से राय विस्तार से बताता है कि उसका पूरा नाम एमी ब्लूब्लड है और हाल ही में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। पूछता है कि क्या वो उसके बारे में कुछ जानता है, लेकिन मैक्स को एमी नाम का कोई याद नहीं आता, और कहता है कि वो वापस जाकर पूछताछ करेगा और अगर कुछ पता चला तो सिल्विया को बता देगा। ये सुनकर राय का चेहरा निराशा से भर जाता है और वो मैक्स के एफर्ट्स के लिए उसे अप्रिशिएट करता है। उसी पल हवा में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, और मार्श तुरंत अपने भाइयों को बताता है कि ज्यादा समय नहीं बचा है और हेड को उनकी मदद की अभी भी जरूरत है।
वो राय और सिल्विया को आराम करने के लिए कहता है और सिल्विया उन्हें अलविदा कहती है कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वो उन्हें अकादमी घुमाएगी। जैसे ही दोनों चलते हैं, मार्श उन्हें गौर से देखता है और मैक्स से पूछता है कि क्या उसने अभी झूठ बोला। अब चिंतित दिखते हुए मैक्स कन्फेस करता है कि उसने राय से एमी के बारे में झूठ बोला और कहता है कि उसे नहीं पता कि उस लड़की के मामले में क्या करना है। उससे पूछता है कि वो क्या सोचता है। तभी मार्श उसे यकीन दिलाता है कि उसने सही किया। कहता है कि राय स्ट्रॉन्ग और एक खतरनाक लड़का है और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। इसके अलावा वो नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद मैक्स अपने भाई से पूछता है कि क्या उन्हें राय से दूर रहना चाहिए, जिसके जवाब में मार्श कहता है कि उन्हें अभी के लिए दूरी बनाए रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। सीन फिर हमें फाइनल्स में ले जाता है, जहां कंटेस्टेंट्स वेटिंग रूम में लगते हैं। जबकि काइल और मंक थोड़े नर्वस हैं, सिल्विया डरी हुई है क्योंकि उसका पहला मैच जे के खिलाफ है। लगातार टेंशन में रहते हुए सिल्विया को बहुत नर्वस फील होता है और वो राय से पूछती है कि क्या ये उसके चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन अपना बंदा उसे शांत करता है और कहता है कि वो जैसे आमतौर पर लड़ती है वैसे ही लड़े, उसे रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा चिंता ना करने की सलाह देता है। तभी सिल्विया एक्सप्रेस करती है कि वो सच में वर्ल्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट में शामिल होना चाहती है। मेजर्स के परिवार में पैदा होने के कारण वो अकेली है जिसे अपने सभी भाइयों के विपरीत मैजिक का गिफ्ट नहीं मिला। डर के एहसास के साथ वो ये नहीं भूल सकती कि उसके माता पिता कितने शर्मिंदा थे। चिंता से उसकी तरफ देखते हुए वो पूछता है कि क्या वो सच में जीतना चाहती है, और वो तुरंत हाँ कह देती है क्योंकि उसे अपनी कीमत साबित करनी है। ऐसा महसूस करते हुए कि वो सच में हारने के कगार पर है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिखाई देती है और वो कहती है कि वो साबित करना चाहती है कि वो एक नाइट के रूप में भी अपने भाइयों की तरह ही बेहतरीन हो सकती है। इसी पल अपना बंदा उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहीं ले जाता है। इस बीच कायल उन्हें बताता है कि मैच शुरू होने वाला है और डैन बड़बड़ाता है कि वो मैच से पहले लवी डवी हो रहे हैं। कहीं सीक्रेट जगह जाकर राय उसे थोड़ी समय के लिए अपनी ताकत उधार देने की पेशकश करता है और उसके हाथ से आग निकलते हुए सिल्विया उसके चमकते हुए हाथ को देखती है। जरूरत में एक दोस्त की मदद करते हुए अपना बंदा उम्मीद करता है कि जब उसे जरूरत होगी तो वो अपनी ताकत उधार दे सकेगी, और सिल्विया शर्माते हुए कहती है कि वो उसकी ताकत बनना चाहती है। तभी अपना बंदा अपना नया स्पेल यूज करता है, माना शेयरिंग, और अपना माना उसमें ट्रांसफर कर देता है। वो उसे कहता है कि जब उसे जरूरत हो तो वो उसकी ची का यूज करे, लेकिन वार्निंग देता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए ही होना चाहिए, वरना अगर वो इस समय से आगे जाती है तो ये उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इस बीच राय की ची की मदद से सिल्विया से आग की लपटें निकलती हैं। हैरानी से अपनी आंखें खोलकर वो सोचती है कि राय लोगों की ताकत को अब्जॉर्ब कर सकता है और उसे दे भी सकता है। सोचे तो उसने पहले कभी किसी को ऐसी टेक्निक यूज करते नहीं देखा या इस स्पेल के बारे में सुना भी नहीं था। शक करते हुए सिल्विया सोचती है कि उसके कितने राज हैं जो एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ फाइनल कंपटीशन शुरू होने वाला है। लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि सबसे पहले आने वाला है जे ग्री, और सोचते हैं कि क्या वो धीरे खेलेगा क्योंकि उसकी अपोनेंट एक सेकेंड ईयर लड़की है। तभी सिल्विया और जे के बीच मैच शुरू हो जाता है। उन्हें कोई भी इक्विपमेंट यूज करने की परमिशन है और दो मास्टर नाइट्स कंपटीशन को जज करेंगे। कमेंटेटर आगे बताता है कि अगर किसी भी तरफ को कोई घातक हमला लगता है तो वो मैच रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। इसी के साथ दोनों कंटेस्टेंट्स अरीना में एंटर करते हैं और सर विनफोर्ड जे के साइड खड़ा होता है, जबकि सर के सिल्विया के साइड। मैच शुरू होता है और मंक को शक है कि सिल्विया जीत पाएगी या नहीं, लेकिन मार्था अपनी उम्मीदें ऊंची रखते हुए मानती है कि वो जरूर जीत सकती है क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। उसकी ताकत के बावजूद डैन मानता है कि ये सच है, लेकिन वो एक रियलिटी चेक देता है कि उसका अपोनेंट जे ग्री है, बड़े मसल्स वाला एक बड़ा सा आदमी, और निष्कर्ष निकालता है कि वो एक सांड की तरह स्ट्रांग है। लोकी डैन से सहमत होते हुए राय याद करता है कि जे पहले बुरी तरह से घायल था, लेकिन लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। भले ही उसने सिल्विया को अपनी ताकत दी हो, लेकिन वो जे के खिलाफ तभी जीत सकती है जब वो काबिल हो। अचानक वो जे से आंखें मिलाता है। बड़ा सा लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के अरीना में चिल्लाना शुरू कर देता है और अपनी तलवार लहराता है। बॉस को पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो इस लड़की से हार जाए, जबकि अपना बंदा थोड़ा घबरा जाता है, ये सोचकर कि ये इडियट क्या कर रहा है। जे बॉस को बुलाता रहता है और जबकि रे उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, डैन अंदाजा लगाता है कि वो सच में रे की तरफ इशारा कर रहा है। भीड़ में लोग कंफ्यूज्ड हैं कि जे किससे बात कर रहा है और सोचते हैं कि वो एक सेकंड ईयर को अपना बॉस क्यों बुला रहा है। तभी सच का पल सामने आता है जब बड़ा लड़का रे का नाम चिल्लाता है और अपना बंदा पूरी तरह से शर्मिंदा होकर उस पर चिल्लाता है कि वो चिल्लाना बंद करे और लड़े। जैसे ही डैन को एहसास होता है कि वो सही था, जे अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि वो अपना बेस्ट देगा, और अपनी तलवार सिल्विया की तरफ करते हुए वो जस्टिफाई करता है कि उसने गलती से उसे बॉस की गर्लफ्रेंड समझ लिया था, इसलिए वो उस पर थोड़ा रहम करने की सोच रहा था।
उसका मुंह खुला छोड़ते हुए सिल्विया लाल हो जाती है और स्पष्ट करती है कि वो रे की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और उससे कहती है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि उसे अपने ओपोनेंट से रहम की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही जे एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना हमले के लिए उछलता है और तलवार चलाता है, लेकिन सिल्विया उस घातक तलवार के हमले से बच जाती है क्योंकि वो जमीन पर टकराती है, जिससे वो टूट जाती है। ये समझते हुए कि ये कितना भारी हमला था, वो सोचती है कि वो इसे अपनी ढाल से नहीं रोक पाती, और अगर उसने वो हमला झेला होता तो उसका हाथ टूट जाता। जब जे दूसरे हमले के लिए आगे बढ़ता है, सिल्विया उछलकर हमले से बच जाती है। वो मानती है कि उस लड़के में बहुत ताकत है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। इसे ट्राई करने का प्लान बनाते हुए वो पीछे से आती है और अपनी तलवार उसकी पीठ में घोंप देती है। हैरानी की बात यह है कि उसकी फिन टाइगर तलवार उस बड़े लड़के की स्किन को नहीं भेद पाती, जो सच में बताता है कि उसकी मसल्स कोई मजाक नहीं है। जैसे ही सिल्विया उसे खरोंच तक नहीं पाती, जे अपनी तलवार चलाता है और वो उसे अपनी ढाल से रोकती है, उसकी बेपनाह ताकत के खिलाफ मुश्किल से टिके रहते हुए। तभी सिल्विया रे की पावर इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जो उसने उसे उधार दी थी। वो छलती है जब उसकी ढाल टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जे के तलवार के वार को ना सह पाते हुए, लड़खड़ाते हुए वो खुद को संभालती है, अपने पैरों को जमीन से चिपकाए हुए, और उसी पल वो रे की पावर इस्तेमाल करती है। वो इसे 10 मिनट के अंदर जल्दी से खत्म करने का फैसला करती है। जैसे ही उसके अंदर से आग निकलती है, जे उसकी ऑरा को देखकर काफी हैरान होता है, जो बिल्कुल अलग है, और उत्साहित हो जाता है जब चीजें मजेदार होने लगती हैं। अपनी ढाल फेंकते हुए सिल्विया की ताकत एक झटके में बढ़ जाती है, और वो इतनी तेजी से जे की तरफ उछलती है कि वो लड़का भी उसके साथ कदम नहीं मिला पाता। लेकिन जे उसे कम आंकता है और सोचता है कि उसकी स्पीड एक हिट मारने के लिए काफी नहीं है। अचानक उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि सिल्विया बहुत तेज मूव कर रही होती है, और उसका उत्साह जल्दी ही खत्म हो जाता है जब वो पीछे से आती है और उसके पेट में अपनी तलवार घोंपने में कामयाब हो जाती है, जिससे खून बहने लगता है। हैरान होकर उसकी आंखें झटके से खुल जाती हैं और वो सोचता है कि हाल ही में क्या हो रहा है, अपनी लकी स्ट्रीक के बारे में बड़बड़ाते हुए, क्योंकि उसे एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जे की क्लासमेट चेरी भी ये देखकर स्टन है कि सिल्विया ने उस बड़े लड़के को चोट पहुंचा दी, और हैरी डेल्बर्ट, जिसने उसके इतने स्ट्रांग होने की उम्मीद नहीं की थी, मानता था कि रे ही एकमात्र सेकंड ईयर है जो ये कर सकता है, लेकिन लगता है कि उसने उन्हें कम आंक लिया। इस बीच भीड़ में लोग सिल्विया के दीवाने हो रहे हैं, उसके आइकॉनिक फाइटिंग मूव्स देखने के बाद, और यहाँ तक कि उसे देवी भी कह रहे हैं। उसके भाई, जो भीड़ में भी हैं, उसे गर्व से देखते हैं, जबकि मैक्स, हमेशा की तरह फंकी, उसे चिल्लाकर कहता है कि उस लड़के को पीटो। उसके भाई जोहन और जैकल उससे कहते हैं कि वो उत्साहित न हो, क्योंकि मैच अभी शुरू हुआ है और सिल्विया का ओपोनेंट अभी तक पूरी ताकत से नहीं लड़ा है। लेकिन मार्श उसे गर्व से देखता है और कहता है कि उसकी बहन उसकी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रही है। प्लस, उसके फाइटिंग स्टाइल इतना साफ और कुशल होने के साथ, वो उम्मीद करता है कि वो सच में एक नाइट बनने के लिए सूटेबल है। खैर, वो सब उस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, बिना ये जाने कि वो इस समय रे की पावर इस्तेमाल कर रही है, और वो उसकी असली ताकत भी नहीं है, जो शर्म की बात है। दूसरी तरफ उसकी क्लासमेट डैन कमेंट करती है कि ये कितना खूबसूरत हिट था, लेकिन इसने सिर्फ जे को खरोंचा है, और काइल नर्वसली कहता है कि उसका शरीर मेटल का बना होना चाहिए। अभी भी रे की ची का इस्तेमाल करते हुए सिल्विया सोचती और अंदाजा लगाती है कि जे का शरीर इतना मजबूत है कि वो रे की ची से उसे मुश्किल से ही चोट पहुंचा सकती है। ये कहने के साथ वो देखती है कि बड़ा लड़का अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन पर हद से ज्यादा निर्भर है, इसलिए वो अपनी कमजोर स्पॉट्स को बचाने के लिए अपनी ची को कॉन्सेंट्रेट करने में अच्छा नहीं है, और निष्कर्ष निकालती है कि ऐसी कई कमियां हैं जिनका वो फायदा उठा सकती है। वो उसे उसी जगह पर लगातार हिट करने का प्लान बनाती है, जिससे वो जीतने का मौका मिल सकता है। अपने प्लान पर चलते हुए सिल्विया अपने तेज मूवमेंट्स के साथ जे के घायल स्थान पर अपनी तलवार चलाती है, जिससे उसे फिर से दर्द होता है। इस बीच जे अपनी तलवार पटकता है और जमीन तोड़ देता है, जबकि सिल्विया बचने के लिए उछलती है। ग्री की तरफ बढ़ते हुए वो निश्चित रूप से उसके पेट के नीचे के घाव को टारगेट करने की सोचती है, लेकिन अचानक उसे अपनी एनर्जी खत्म होती हुई महसूस होती है। उसकी किस्मत उस जरूरी मक पर साथ छोड़ देती है, जब रे को एहसास होता है कि दुख की बात है कि उसका समय खत्म हो गया है। कांपते हुए वो अपनी हिम्मत बनाए रखती है और थोड़ा और टिकने की सोचती है। जैसे ही वो एक पल के लिए खो जाती है, जे हमला करता है, जिससे उसकी तलवार दूर जा गिरती है और वो निशस्त्र हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए वो उस पर जोर से तलवार चलाता है, जबकि उसके क्लासमेट्स डर जाते हैं क्योंकि उसे चोट लगने वाली है। उस समय विनफर्ड आराम से तलवार रोक लेता है और कहता है, इतना काफी है। जबकि सर के सिल्विया को अपनी बाहों में ले लेता है,
माफ़ी मांगते हुए जे जस्टिफाई करता है कि वो थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गया था क्योंकि उसे काफ़ी समय से कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जो इतना अच्छा लड़ सके। इसके बाद जजेस विनर अनाउंस करते हैं जे ग्री, जबकि भीड़ उसके लिए तालियां बजाती है। मैच के बाद मॉन्क हैरान है कि सिल्विया इतनी स्ट्रांग हो गई उनके जाने से पहले ही, और सोचता है कि ये शर्म की बात है कि वो जैसे हार गई। भले ही वो हार गई, मार्था मानती है कि वो तीसरे साल तक जे को पीछे छोड़ देगी। खैर, मैच रे और जीरा के बीच आगे बढ़ता है। उसके दोस्त उसे लक विश करते हैं और अपना बंदा अपनी पोजीशन पर जाते हुए जानता है कि जीरा नहीं आएगा क्योंकि उसने उसे जलाकर मार दिया था, लेकिन उसे दिखावे के लिए वहां जाना होगा। रे से मिलने के बाद जे उसकी दोस्त सिल्विया की तारीफ करता है कि वो काफी स्ट्रांग है, उसे बॉस कहते हुए, जबकि अपना बंदा भी वही सोचता है। जबकि राय अपनी पोजीशन पर खड़ा होता है, कमेंटेटर्स जीरा को तुरंत अरीना में आने के लिए बुलाते हैं। इससे भीड़ में हलचल मच जाती है क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि क्या जीरा सोता रह गया या क्या। अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो डर गया और इसे एक शर्मनाक बात कहते हैं। जीरा की क्लासमेट चेरी हैरी से पूछती है कि क्या उसने उसे हाल ही में देखा है, क्योंकि उसने उसे टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से नहीं देखा। लेकिन हैरी भी मना कर देता है, कहता है कि उसने भी उसे नहीं देखा। खैर, लगता है जीरा हवा में गायब हो गया है, लेकिन असलियत में उसने हमारी मेन कैरेक्टर के हाथों अपना अंजाम पा लिया है। इस बीच हेड नाइट्स जीरा की अनुपस्थिति पर चर्चा करते दिख रहे हैं। भीड़ इस पर पागल हो रही है, सोच रही है कि आखिर जीरा है कौन जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट्स बताते हैं कि जीरा के कंपटीशन में ना आने के कारण उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिससे राय बाय डिफॉल्ट विनर बन जाता है। ये सुनकर भीड़ निराश हो जाती है और मानती है कि ये सब रिग्ड है। दूसरी तरफ मार्श की भी उम्मीदें टूट जाती हैं, ये जानते हुए कि वो राय को लड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। जबकि मैक्स निराशा की सांस लेते हुए मरते दम तक बोर हो जाता है क्योंकि वो सच में उसे लड़ते हुए देखना चाहता था, क्योंकि भविष्य में उनका सामना हो सकता है। इसके बाद अगले कंटेस्टेंट्स बैजर और समीर को मैच के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बैजर अपने जुड़वा स्लॉथ के बिना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है क्योंकि उसने पहले उसके बिना अलग से लड़ा है। वो हमेशा साथ रहे हैं, और ये फैक्ट कि वो एक ही टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं दिखाता है कि वो कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं। जबकि डैन, जो बैजर को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, उससे घिन करता है। रॉय कहता है कि वो सिल्विया को देखने जा रहा है। इसे गलत समझते हुए मार्था उससे कहती है कि वो उसकी तरफ से उसकी हालत पूछ ले। और काइल उससे जलता है, कहता है कि ब्रो जिंदगी में जीत रहा है और वो भी प्यार में पड़ना चाहता है। इन्फर्मरी की तरफ जाते हुए अपना बंदा सोचता है कि सिल्विया को ज्यादा चोट नहीं लगी थी और उसे अपनी ची भी वापस लेनी है। पूछने पर कि क्या वो ठीक है, सिल्विया अपना चेहरा कंबल में छिपा लेती है और रे से माफी मांगती है कि उसकी पावर होने के बावजूद वो हार गई। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन सिल्विया उदास होकर कहती है कि वो बहुत बेकार है और उसके आंसू बहने लगते हैं। अपना बंदा उसे बेहतर फील करवाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि जे उन सब मसल्स के साथ बस एक मॉन्स्टर है। नाखुश सिल्विया जानती है कि वो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि ये उसकी हार का बहाना नहीं है, और अनुमान लगाती है कि अगर वो जंगल में एक स्ट्रॉन्ग जानवर से मिलते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा अगर वो सबको बचाने में फेल हो जाती है। ये सुनकर उसके दिमाग के अंदर एक दृश्य सामने आता है जब रॉय एक ड्रैगन के रूप में अपनी जिंदगी याद करता है और कैसे वो अपने ही लोगों को बचाने में फेल हो गया था। अपने दुख भरी याद से बाहर निकलते हुए उसकी आंखों में अपने अतीत का दर्द चमक रहा था। वो निष्कर्ष निकालता है कि वो कितने भी स्ट्रांग हो जाएं, वो सबको नहीं बचा सकते। रोते हुए सिल्विया जवाब देती है कि वो उनकी टीम और रे को बचाना चाहती है। ये शब्द सुनकर रे को एहसास होता है कि सिल्विया के पास उसकी आधी ताकत भी नहीं है, फिर भी वो सबको बचाना चाहती है। वो अपने दोस्तों से दूरी बनाए हुए था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उन्हें उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगता है कि मामला उल्टा है। खैर, वो सिल्विया से अपनी पावर वापस ले लेता है जब वो अपनी ची वापस अब्जॉर्ब करता है। ये सोच उसके दिमाग में घूमती रहती है कि वो एक ड्रैगन के रूप में एक बार पहले ही फेल हो चुका है और दोबारा वैसा महसूस नहीं करना चाहता। उसके बाद वो सिल्विया को आराम करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मार्था और बाकी लोग उसके लिए चिंतित हैं। जैसे ही वो जाने वाला होता है, रे उसे यकीन से कहता है कि उसे सबको बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका काम है। इसके साथ वो चला जाता है और सिल्विया शर्मा कर लाल हो जाती है। दूसरी तरफ अरीना में भीड़ रिजल्ट्स पर टिकी हुई लगती है जब उन्हें पता चलता है कि एक सेकेंड ईयर ने मैच जीत लिया है, और सोचते हैं कि ये पहली सही जीत है। उत्सुक रे सोचता है कि कौन जीता, और तभी वो देखता है कि काइल ने नाय, थर्ड ईयर की लड़की नाइट को हरा दिया है। जैसे ही विनफर्ड डिक्लेयर करता है कि काइल विनर है, लड़का एक शैतानी मुस्कान के साथ नाय को उनके डेट के बारे में ना भूलने के लिए याद दिलाता है। उसके चारों तरफ मेटल की चेन लिपटी हुई बेचारी नाय शर्मिंदा होकर उससे हाँ कह देती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है।
ये देखकर रे को काइल के जीतने पर ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन अपना बंदा ये देखकर थोड़ा डिसबिलीव में है कि उस लाल बालों वाले टकले ने एक डेट सिक्योर कर ली। उसके बाद अगला मैच गैरी और हैरी के बीच होता है। इस तरफ गैरी एरिना में कदम रखता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर लाल बालों वाला लड़का जीत गया तो ये आसान होना चाहिए, प्लस वो फर्स्ट रैंकर है। ये मानते हुए कि हैरी ज्यादा शोई नहीं है, उनमें से एक बताता है कि वो नाइट मास्टर डेलबर्ट का बेटा है, जिस पे दूसरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें लगा था कि डेलबर्ट का एक ही बेटा है, वो स्नॉब सेबेस्टियन। रे अपने दोस्तों से मिलता है और मार्था को बताता है कि सिल्विया ठीक है लेकिन थोड़ी अपसेट है, पूछता है कि फाइट्स कैसी चल रही हैं। तभी मंक बताता है कि स्लॉथ और बैजर उम्मीद के मुताबिक हार गए। वो जब साथ नहीं होते तो सीधे चल भी नहीं सकते। लेकिन किस्मत से काइल जीतने में कामयाब रहा और उसने लड़की को अपने साथ डेट पर जाने के लिए भी मना लिया। ये सुनकर डैन हैरान है कि उस टकले ने भी लड़की पटा ली, सोच रहा है कि क्या ये प्यार की ताकत है। मंक फिर कहता है कि रेस सही समय पर आया है क्योंकि गैरी अगला है और सब इसका इंतजार कर रहे हैं। अनिश्चित मंक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि गैरी जीतेगा, लेकिन अपने बंदे के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अंदर ही अंदर अपना बंदा सोचता है कि उसे हैरी से दोबारा लड़ने का मौका नहीं मिला था जब वो अपने फर्स्ट ईयर में उससे हार गया। उसे याद है कि हैरी ने तब खुद को 50वें प्लेस वाला कहा था, लेकिन वो पक्का है कि वो अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा था। रे फिर लोकी से कहता है कि गैरी को उसके लिए जीतना होगा। इस बीच गैरी, जिसकी आंखों में भयानक डिटर्मिनेशन है, इस चीज को जीतने के लिए अडिग है। इसके साथ ही लड़ाई शुरू होती है और दोनों पागलों की तरह तेजी से दौड़ते हैं। उनकी तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं और हैरी हंसता है, गैरी का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो अपनी कोई ताकत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। गुस्से में गैरी अपना गुस्सा पी जाता है और स्पष्ट करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही वो पागल हो जाता है और लगातार हमले करता है, हैरी को थोड़ी मुश्किल देता है। जबकि डैन हैरी को देखकर काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसे लगता है कि वो उस थर्ड ईयर को दबाव में रख रहा है। मूंग इस बारे में ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता। उन्हें लड़ते हुए देखकर रे कमेंट करता है कि हैरी ने शुरू भी नहीं किया है और उसका अनुमान सच साबित होता है जब हैरी उसकी तलवार पर एक टक्कर मारता है जिससे वो दूर उड़ जाती है। जैसे ही गैरी की आंखें झटके से खुलती हैं, हैरी उसे उकसाता है कहते हुए कि लड़ाई बोरिंग है, पूछता है कि क्या उसके पास बस इतना ही है। थोड़ा घबराते हुए गैरी सोचता है कि ऐसा लगता है कि उसका कोई भी हमला सही से नहीं लग रहा, क्योंकि उसका हमला निश्चित रूप से उसकी तलवार पर लगा था। इसके साथ ही वो तेज गति से हमले के लिए उछलता है, लेकिन एक पल में हैरी उसके तलवार के वार को ऐसे रोकता है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। हमले से बचकर वो हैरी को गुस्सा दिलाता है, कहते हुए कि क्या वो सच में अपने साल का सबसे स्ट्रांग है, और मानता है कि सिल्वर वाली लड़की उससे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन गैरी को गुस्सा होने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि हैरी उछलकर एक जोरदार वार करता है। जैसे ही गैरी दूर जा गिरता है, वो अपनी तलवार की मदद से पकड़ बनाता है। उस पल हैरी, अगर वो स्वॉडी भी सेंस नहीं कर सकता तो वो साफ तौर पर अपना समय बर्बाद कर रहा है। जबकि गैरी हैरान है कि वो स्वॉडी ची के बारे में क्या बकवास कर रहा है। सीन फिर गैरी के फ्लैशबैक में जाता है, जहां सर के उन्हें स्वॉड जी के बारे में सिखाते हैं, जो असल में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि लोग कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सके। ये एक फीलिंग से ज्यादा है। इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि स्वॉड जी कैसे काम करती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करके, और उन्हें ट्रिक करते हैं जब वो कैंडल्स पर अपनी तलवार घुमाकर पूछते हैं कि वो किस कैंडल को टारगेट कर रहा है। ट्रिक को समझते हुए रे सोचता है कि ये दुश्मन के हमले को होने से पहले ही प्रिडिक्ट करने के लिए है, और सर अग्री करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वो अपनी स्किल्स को ट्रेन करते रहें और अपनी सेंसेस को तेज करें और उसमें थोड़ा टैलेंट जोड़ दें तो वो भी इसे फील कर पाएंगे। शक में काइल पूछता है कि क्या उन्हें इसे फील करने की गारंटी नहीं है, और सर मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इसे महसूस नहीं किया है। वो आगे बताते हैं कि बहुत से लोग ये नहीं मानते कि स्वॉडी एग्जिस्ट करती है और सोचते हैं कि ये एक बनावटी कॉन्सेप्ट है, जबकि ये सच है कि हर कोई तलवारों को अलग तरह से फील करता है, उनकी डिस्क्राइब करने का तरीका भी अलग होता है, और इस वजह से इसका अस्तित्व साबित करना मुश्किल है। इस बीच काइल को लगभग यकीन हो जाता है कि ये एक अंधविश्वास है। गैरी के से पूछता है कि लोग आमतौर पर स्वॉट जी कब सेंस करना शुरू करते हैं, ये मानते हुए कि कोई कॉमन फैक्टर होगा। तभी सर के जवाब देते हैं कि ये सबके लिए अलग है, लेकिन आमतौर पर तब होता है जब वो मौत के कगार पर होते हैं। अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलते हुए गैरी के चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिससे उसके मुंह से खून टपकता है। ऐसा लगता है कि गैरी सर के की थियरी को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो मौत के पॉइंट तक पहुंचने के लिए हैरी से मार खाता रहता है। गैरी को बिना किसी काउंटर अटैक के बुरी तरह से पिटते देखकर एल्डर हम्फ्री चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये नाइट्स के बीच की लड़ाई है, ना कि बारबेरियंस के। लेकिन दूसरा एल्डर उसे यकीन दिलाता है कि एल्डर नाइट्स वहाँ हैं, इसलिए उसके हॉस्पिटल के लिए कोई परेशानी नहीं होगी।
दूसरी तरफ डैन अपने दोस्त को बुरी तरह पिटते देखकर डर जाता है और मानता है कि हैरी गैरी को फॉरफिट करवाने की कोशिश कर रहा है। काफी कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए रे कहता है कि वो कभी फॉरफिट नहीं करेगा, और तभी हम देखते हैं गैरी को एक तीखी नज़र के साथ, जो बताता है कि वो कुछ खतरनाक करने वाला है। ये मानते हुए कि वो मार सह सकता है, हैरी पूछता है कि क्या वो फॉरफिट नहीं करेगा, और गैरी हार मानने से इनकार कर देता है। समय बर्बाद न करते हुए हैरी चीज़ों को एक बार में ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ उछलता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, गैरी अपनी जगह पर चिपका रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है जब वो पूरे फोकस के साथ स्वॉर्ड ची को सेंस करने की कोशिश करता है। लोग उस पर डर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। पल की गंभीरता बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं, अपनी सीट के किनारे पर बैठे हुए कि क्या होने वाला है। जैसे ही दूरी कम होती है और हैरी की तलवार उससे 1 इंच दूर होती है, उस पल गैरी अपना मूव बनाता है और हैरान करने वाले तरीके से उस हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है। इस बीच सर के राहत की सांस लेते हैं क्योंकि ये काफी क्लोज था। वो सोचते हैं कि अब लड़ाई रोकने की जरूरत नहीं है। मूव्स को फील करते हुए गैरी अब उसके हमलों को देख और मैनिफेस्ट कर पा रहा है, ये समझते हुए कि ये स्वॉर्ड जी है। उसके साथ ही लड़का आसानी से हमलों से बचता है और एक पल बाद गैरी अपनी तलवार को हैरी की गर्दन पर निशाना लगाने में कामयाब हो जाता है। हैरी थोड़ा घबराया हुआ लगता है, कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन गैरी स्पष्ट करता है कि वो अभी भी उससे नफरत करता है। तभी जजेस गैरी ब्लू ब्लड को विनर अनाउंस करते हैं और उसके दोस्त उत्साह में उसके लिए चीयर करते हैं, जबकि रे उस पर गर्व से ज्यादा लगता है। हैरी को हराने के बाद गैरी उससे पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर ऐसे लड़ा ताकि वो स्वॉर्ड सेंस कर सके। अनजान बनने का नाटक करते हुए हैरी को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो मानता है कि उसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना पसंद है। कहता है कि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे उतना बेहतर। जैसे ही गैरी सोचता है कि वो कितना अजीब लड़का है, अचानक वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर लड़खड़ा जाता है क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। तभी मंक घबरा जाता है जब वो गैरी के पास दौड़ता है, जो बेहोश पड़ा है, लेकिन रे उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उसने शायद एक साथ बहुत ज़्यादा ची इस्तेमाल कर ली और उसने हैरी के हमलों को सेंस करने के लिए अपनी ची को एक बड़े एरिया में फैला दिया। वो First point for the red team! Cover me! स्टोल के भाई। Cover me! Watch out! चार्ज में तो लगे। Reloading!
अरे भाई मेरे को क्यों मार रहा है? Cover me! Reloading! Watch out! The blue team is unstoppable! Killing spree for the blue team! The blue team is unstoppable! Blue team's streak has just now put to an end. The red team doesn't have a lot of time. Watch out! We're about to win. आहो ओहो भाई 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 Killing Marked a spree location. For the red team. अरे भाई मार Watch out! Killing spree for the red team. अरे हार गया Half of the match is over, and the red team is in the lead. The red team's streak has लोग just एक been किल 2 terminated. किल करनी